नमस्कार साथियों, मैं एके प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 24 दिसंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के भी हमने 6 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी लोको पायलट का सेकंड पेपर होगा, है ना, हम सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। जिमी बिंदु ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए ये मान लेते हैं, दक्षिण का नीचे की तरफ हो जाएगा और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो उसका बायां किधर हो जाएगा? जब वो इधर देख रहे हैं तो बायां उसका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मुड़ेगा, ये 2 बार मुड़ गया। ठीक है, 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, पहली बार मुड़ा तो 4 किलोमीटर, अगली बार 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर चलेगा तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है, वो दाईं ओर इधर हो जाएगा इसका। ठीक है, और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर तक और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी? बिंदु ए पर वापस पहुंचना है ना, तो उसे जो है यहाँ से हम डायरेक्शन निकाले तो पश्चिम दिशा आ जाएगी। कितना चलना पड़ेगा? 4 ये हो गया और 4 ये इधर आया था, तो 8 किलोमीटर उसे पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर एक टंकी को क्रमशः 9, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। पी जो है 9 घंटे में, क्यू जो है 18 घंटे में, और आर जो है उसे 12 घंटे में भर सकता है। वे टंकी को भरने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा? ये आएगा 36। ये जो एलसीएम आता है ये होता है टोटल वर्क। ठीक है, अगर 9 से भाग करें, 9 चौक 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, और ये जो आती है ये आती है एफिशिएंसी। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है? पी पहले घंटे पर, क्यू दूसरे घंटे पर, और आर तीसरे घंटे पर टंकी को भरता है। तो पहले घंटे जो है पी काम करेगा, अगले घंटे जो है क्यू काम करेगा, और उसके अगले घंटे जो है आर काम करेगा। ठीक है, ये कह दिया। टंकी को भरने का यही चक्र चलता है, ये साइकिल चलती है, पी से क्यू, क्यू से आर, वापिस पी से। ठीक है, इस प्रक्रिया में इस काम को पूरा होने में कितने घंटे लगेंगे, है ना? तो अल्टरनेट काम हो रहा है, पहले 1 घंटे पी ने काम किया, फिर उसके अगले 1 घंटे क्यू ने काम किया, फिर उसके अगले घंटे आर ने काम किया। तो हम देखें यहाँ पे एक साइकिल में कितना काम होएगा? एक साइकिल में 3 घंटे लगेंगे, है ना। एक एक घंटे सब काम करेंगे, और सबकी एफिशिएंसी, पी की एफिशिएंसी है 4, क्यू की है 2 और आर की है 3, तो कितना हो जाए? 4 3 7 2 9। ठीक है, ये 9 काम करेंगे 3 घंटे में, टोटल काम है 36। तो इसमें 4 की गुणा कर दे तो टाइम के काम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। 4 की यहाँ गुणा करिए तो 4 की यहाँ भी गुणा हो जाएगी, तो ये कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे। यानी 12 घंटे में वो 36 काम को कर लेंगे। ऑप्शन जो है हमारा तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर के विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो गई। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल सही। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशेष एंजाइमों की आवश्यकता होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। हर जो है, जैसे प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन होता है ना, स्टार्च को पचाना है तो उसके लिए जो है लाइपेज होता है। तो इस तरह से सभी एंजाइमों को पचाने के लिए सभी जो है पदार्थ को विघटन को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है, और हर एंजाइम का अपना एक कार्य हो गया। तो ये बात भी देखिए क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमारे तीनों ही जो है स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 20 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखिए जो है ऑप्शन में अगर 2 से काटें तो ये 4 बार में 8 बार में चला जाएगा, ये 10 बार में, और ये
अब 12 बार में चला जाएगा। अभी देखिए फर्दर ये और डिवाइड हो सकता है, अगर 2 से फिर से काटे तो ये 4 बार में चला जाएगा, ये 5 बार में और ये 6 बार में। अब देखिए इसमें 5 आ गया, अब ये डिविजिबल नहीं है किसी भी कॉमन नंबर से, तो एक बार 2 से करा, फिर से 2 बार 2 से करा, तो ये 8 कितना हो जाएगी, एफ एल से कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऑप्शन से अगर 8 को लेते तो 8 दूनी 16 हो जाता, 8 दूनी 16 तो होता, लेकिन 20 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये गलत हो जाता। 6 से ऐसे ही करते तो 6 से 16 डिविजिबल नहीं होता, 20 डिविजिबल नहीं होता, तो इस तरह से ये एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या केवल एक अक्षीय संख्याएं हैं। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं ओर से तीसरा ये हो गया, दाएं ओर से तीसरे अंक का योग, दाएं ओर से तीसरा ये होगा, दोनों का योग करना है, 9 दो कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कितने 7 अक्टूबर 2024 को डेफ कनेक्ट के दौरान रक्षा में नवाचार, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को प्रेरित करने के लिए अदिति 2.0 चैलेंज और DISC लॉन्च किया है? वो किया है श्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका में कितने प्रकार के अंतःप्रदावी जालिका होती हैं? वो होती हैं 2। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है रफ, ठीक है, और दूसरी होती है स्मूथ। रफ में क्या लगा रहता है? राइबोसोम। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और स्मूथ जो है ये लिपिड व फैट का संश्लेषण करता है। इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है? बहुलक माइनस माध्य बराबर 2, ये होगा नहीं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें से एक माध्य को हम लेके एक माध्य इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये बहुलक माइनस माध्यक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 2 माध्यक बचेगा, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ये माध्यक माइनस माध्य। अब ये इसके साथ सेम हो गया, बहुलक माइनस माध्य बराबर 2 माध्यक माइनस माध्य। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह से 3 एक निश्चित प्रकार समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, वाई का नंबर होता है 25, एफ का होता है 6, एम का होता है 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, प्लस का 7। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, प्लस का 7। यहाँ पे कैसे प्लस का 7 हो रहा है, देखिए ये 25 है और ये साइक्लिक होता है, या तो आप 26 इसमें जोड़ दिए, 26 इसमें घटा दिए, इसमें घटाएंगे तो -1, और इन दोनों का अंतर लेंगे, 6 में से -1 को घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी डिफरेंस, 13 में से 6 घटाएंगे 7 का डिफरेंस आएगा। के का नंबर होता है 11, आर का होता है 18, वाई का होता है 25। यहाँ पे डिफरेंस देखें, प्लस का 7 और यहाँ पे भी प्लस का 7 आ रहा है। बी का नंबर होता है 2, जी का नंबर 7, टी का होता है 20। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस प्लस के 5 का आया, जबकि दोनों में जो है प्लस 7 आया था, इसमें अलग आया, तो हमारा ये अलग हो जाएगा, है ना। तीसरा चौथा क्या करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तीन एक जैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में एक्स गुणा और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है। ये माइनस हो गया, ये गुणा हो गया। ठीक है, और प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाता है, तो ये भाग हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो हमें इसे सोल्व करना है, तो ये अब भाग हो गया तो 28 से 2 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, 5 से 2 की गुणा हो जाएगी 10, तो 15 माइनस 10 प्लस 3 हो जाएगा। ये इसको घटाएंगे 5, 5 में 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिए गए व्यंजक को सरल करना है हमें। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा, इस साइन की इसमें गुणा हो जाएगी, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है। तो यहाँ पे हम उसे सोल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कोस थीटा हो जाएगा। ये इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 कोस थीटा, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, बटे में कितना था ये साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इससे ये चला जाएगा, बचेगा ये 2 बटा साइन, साइन को उधर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा। चेक करें आंसर, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया है और इसको जो है इस तरह से लिखा गया, उस कोड भाषा में ग्रेसफुली को कैसे लिखा जाएगा। ग्रेसफुली चेक करें किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है ना। और बाकी को चेक करें, विंड डांस, विंड डांस दोनों में आ रहा है, यानी कि ऐसा ऐसा शब्द जो इसमें कॉमन ना हो। तो एस एन चेक करते हैं, एस एन ये कॉमन आ रहा है, वी जेड वी जेड इन दोनों में कॉमन है, तो इसका ग्रेसफुली का ये हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए का अर्थ गुणा है, ए यहाँ पे गुणा हो गया, बी का अर्थ भाग है, बी ये रहा, ठीक है, और जो है सी का अर्थ प्लस है, सी ये रहा, टी का अर्थ माइनस है, ये रहा। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण में परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो इसकी गुणा हो रही है, इसकी भाग रही है, तो भाग कर देते हैं पहले, 3 से काटेंगे, ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 6 पंचे ये 30 हो जाएगा, तो 30, तो 12 माइनस 5 प्लस का 30 हो जाएगा ये। ठीक है, 12 में से 5 को घटा देंगे, 7, 7 प्लस 30 कितना होता है, ये होता है 37, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बिंब को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है, लेंस का आवर्धन कितना होगा। लेंस के आवर्धन के लिए फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये पूछा गया है। यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, ये समझते हैं, जैसे कि ये एक अवतल दर्पण हो गया है ना, उसका ध्रुव ये हो गया और जो उसकी मुख्य अक्ष है वो इस पे होकर गुजरती है ना, तो क्या हो गया, ये इससे होकर गुजर रही है और इसे अभिलंब कहा जाएगा। तो यह दर्पण है ना, क्या मुख्य अक्ष जो कि ये है मुख्य अक्ष, ठीक है, यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, ये उसका ध्रुव होता है, जिसे है ना पोल बोला जाता है। ध्रुव पर, ध्रुव जो है मुख्य अक्ष पर अभिलंब होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी चेक करें, यह दर्पण के पृष्ठ के समांतर होता है, नहीं पृष्ठ के समांतर नहीं होता है ये। यह दर्पण के किनारे पर स्थित होता है, नहीं बीच में स्थित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह दर्पण के पृष्ठ से 45 डिग्री पर, नहीं 45 डिग्री पर प्रक्षेप नहीं करता है, तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 4% की हानि पर एक शर्ट 960 में बेचता है, तो 4% की हानि में बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा उसका परसेंटेज, सेलिंग परसेंट 96% जो है 960 के बराबर। तो इसका हम 100% निकालें तो क्या हो जाएगा 1000। ठीक है,
कैसे इसे भाग करेंगे हम 96 से, तो 1% की वैल्यू आएगी हमारे पास 10। ठीक है, इसमें 100 की गुणा कर दें तो ये 100% हो जाएगा, तो 100 की यहाँ भी गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, वह 20% लाभ का एक स्वाटर 840 में बेचता है। तो 20% के लाभ पर एक स्वाटर बेच रहा है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, सेलिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा 120%, जिसकी कीमत है 840 रुपये। ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालें 100%, तो कितना हो जाएगा, 12 से भाग करें हम, ये 0 से 0 चला जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी 1% की वैल्यू आई 7। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 100 की जब गुणा कर देंगे तो 100 की गुणा करें, यहाँ भी 100 की गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 700 रुपये। ठीक है, पूछा गया उसका निवल लाभ या हानि, है ना, उसका कुल लाभ कितना हुआ ये पूछा गया, कुल लाभ या हानि कितनी हो रही है। ठीक है, अब देखिए 1000 रुपए की चीज खरीदी उसने 60 रुपए में, 960 रुपए में बेच दी, तो उसे यहाँ पे नुकसान हुआ 40 रुपए का। और यहाँ पे 700 रुपए की चीज थी, उसने 840 में बेची, तो यहाँ पे 140 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल कितना प्रॉफिट या लाभ होगा, इसे जोड़ देंगे तो ये 100 रुपए हो जाएगा, यानी 100 रुपए का उसे लाभ होगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये प्लस में आया तो लाभ, अगर माइनस में आ जाता तो ये लॉस हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक छड़ाकार संरचना है जो केंद्र में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने लगती है, वो होता है उसका गुणसूत्र। ठीक है, वरना वो ऐसे ऐसे बिखरी अवस्था में ही रहता है, और जब उसका जो है विभाजित होने का समय आता है तो वो इस तरह से छड़ में आकार में ले लेता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 30% कम है। गेहूं के मूल्य से 30% कम है, जब इस तरह से कम कह दे तो 100% में से घटा दीजिए, 30% घटा दें कितना हो जाएगा 70%। किसका मूल्य, चावल का मूल्य 70% और गेहूं का मूल्य जिसमें हमने 100% से घटाया तो वो 100%। तो ये चावल हो गया और ये गेहूं हो गया। ठीक है, चावल हो गया 70%, गेहूं हो गया 100%। ठीक, इसको भाग करेंगे परसेंट से परसेंट, 0 से 0, तो 7:10 आएगा। ठीक है, तो गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें निकालना है ना। गेहूं का मूल्य जो है चावल के मूल्य से कितना अधिक है, ये आ रहा है 3 रुपए अधिक। ठीक है, कितना डिफरेंस है 3 का। और हमें करना है चावल से कंपेयर, तो बटे नीचे आ जाएगा 7, इसका 100% निकाल लेंगे 100% से गुणा करके। ठीक है, ये हो जाएगा 300%। इसको हम 7 से भाग करें तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ये अभी भी 2 जीरो बचेगा, है ना, 7 दूनी 14, ये चला जाएगा, तो ये आएगा लगभग 42% के आसपास। और आंसर चेक करें, केवल हमारा 42 के पास केवल एक ही वैल्यू, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित प्रकार समान है, इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा उस समूह युग से संबंधित नहीं है, ये हमें ढूंढना है। तो वी का नंबर कितना होता है 22, क्यू का होता है 17, डिफरेंस आया माइनस के 5 का, टी कितना होता है 20 और एक्स कितना होता है 24, यहाँ डिफरेंस प्लस के 4 का। तो कोई एक ही चेक कर लें, आप इसे चेक कर लेते हैं पहले। पी का होता है 16, टी का होता है 20, यहाँ पे प्लस 4 का, जी होता है 7, के होता है 11, यहाँ पे प्लस 4 का, जे होता है 10, एम होता है 13, यहाँ पे प्लस के 3 का हो रहा है, जबकि बाकी में जो है प्लस के 4 का मिल रहा था हमें, तो अलग ये हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए 2 तरह द्वारा किया जाता है, दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले इनके देखते हैं। जे का नंबर होता है 10, आई का 9, -1 हो रहा है, टी का नंबर होता है 20 और एस का नंबर 19, -1। तो बस हम यही चेक करते हैं पहले, लास्ट में 18, ये 20 हो गया, तो यहाँ पे +2 बढ़ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। आर का नंबर होता है 19, क्यू का नंबर होता है 17, अब आर का नंबर 18, क्यू का नंबर 17, तो -1 हो रहा है, ये हो सकता है, इसको चेक करें। अरे देखिए, ये भी आर और टी हो गया, ये भी 2 हो गया प्लस, और आर माइनस क्यू, यहाँ पे भी आर क्यू यहाँ पे हो, तो ये भी हो सकता है।
अब इनके दोनों पहले पहले डिजिट को चेक करते हैं। तो पहला किसका है, एल का है 12, एच का है 8, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है। यही हम इसमें चेक कर लेते हैं। टी का नंबर होता है 20 और पी का नंबर 16, तो यहाँ पे -4 हो रहा है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ना भी चेक करें, क्यों यहाँ पे अलग अलग है ना। चेक करना है तो आप पी का नंबर 21 और यू का 16, तो यहाँ पे -5 हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है, वो की जाती है अपकेंद्रीकरण की तकनीक। ठीक है, निस्पंदन क्या होता है, जो आघूर्णनशील होते हैं उसको अलग करने की तकनीक है ना। और दूसरा उधर्पातन क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होती है तो उसे उधर्पातन बोला जाता है, और गैस से जब ठोस में हो जाता है उसे डिपोजिशन बोला जाता है। आप इस प्रोसेस का भी नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है ना। आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो वो 91 हो गया, क्यों 13 सतह होता है 91। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 बटे r का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, केवल वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, नहीं दूरी पर नहीं, उनके द्रव्यमानों पर भी निर्भर करता है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल क्या दिया है ना, केवल नहीं कहता तो ये स्टेटमेंट ठीक होती। वस्तु के द्रव्यमान या उनके बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और दूरी दोनों पर निर्भर करता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। वस्तु के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ देखें केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, तो केवल फिर से यहाँ बोल दे तो ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ वस्तु के द्रव्यमान की दूरी पर भी निर्भर करता है, तो केवल और केवल करेक्ट हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है, सभी बेल्ट घड़ियां हैं, ये हो गई, सभी बेल्ट जो हैं घड़ियां हैं। ठीक है, कोई बेल्ट टाई नहीं है, कोई बेल्ट जो है टाई नहीं है ना। बेल्ट और टाई का कोई रिलेशन नहीं। निष्कर्ष क्या है, कोई घड़ी टाई नहीं है, कोई घड़ी टाई नहीं है। एक देखिए, एक तो पॉसिबिलिटी इस तरह से बन सकती है, दूसरा अगर बना एक ये हो गया, कोई बेल्ट जो है ये बाहर भी हो सकता है, ये अंदर भी हो सकता है ना। तो इसमें जो हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, कोई घड़ी जो है टाई नहीं है ना। घड़ी और टाई का हो सकता है रिलेशन हो, लेकिन हमें दिया नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। ये पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखें, कम से कम कुछ घड़ियां बेल्ट हैं, कम से कम जब सर्कल के अंदर है और अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाए तो कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है, तो कम से कम कुछ घड़ियां बेल्ट हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशान सूर्य से 3 वर्ष छोटा है। ईशान जो है सूर्य से 3 साल छोटा है, तो सूर्य की उम्र से हम 3 घटा देंगे तो ईशान की उम्र आएगी। ठीक है, यदि ईशान और सूर्य की आयु का अनुपात 5 और 8 है ना। ये ईशान हो गया और ये सूर्य, इनकी आयु का रेशो है 5:8। सूर्य की आयु कितनी है, अब यहाँ देखेंगे ईशान और सूर्य की आयु का अंतर जो है वो 3 हैगा। ठीक है, और यहाँ पे ईशान देखे, ईशान का रेशो आ रहा है 5 और 8। अगर हम इसको इधर ले आए, ये 3 को इधर ले आए, तो सूर्य माइनस ईशान हो जाएगा। ठीक है, सूर्य माइनस ईशान बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और इनके रेशो का डिफरेंस निकालें तो भी 3 आ जाएगा। अगर हम इसको एक्स एक्स ले लें तो इनके रेशो का, इनकी उम्र की रेशो का डिफरेंस आएगा 3x, और इनका अंतर दिया है 3, तो ये काटेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी हमें। सूर्य की आयु पूछिए, सूर्य की आयु का रेशो है 8x, x की वैल्यू है 1, तो 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2 kg द्रव्यमान के एक पिंड एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है और उसका वेग 8 मीटर से जो है 12 मीटर पर सेकंड हो जाता है। परिणामी बल का परिणाम क्या? लगाए गए बल का परिणाम क्या? फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है ma। ठीक है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं दिया गया तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। मास है 2 kg का, चेंज वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर सेकंड, और जो है इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर। टाइम कितना लग रहा है इसे चेंज होने में? 4 सेकंड का। और इसको सोल्व कर लेंगे, 8 में से 4 को घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा। 2 गुना 4 बटे में 4 से 4 चला जाएगा, ये आएगा 2 न्यूटन। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परमाणु के धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले के तरबूज के बीज की तरह भांति धसे हुए हैं। है ना, जब परमाणु ने अपने मॉडल के बारे में बताया था तो उसने तरबूज का जिक्र किया था, जिसमें बीज जो है इलेक्ट्रॉन के धनावेशित के बीज की तरह भांति व्यवहार कर रहे हैं। है ना, और फिर क्या कहा? परमाणु धनावेशित गोले का बना हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए हैं, ये बात कही। ठीक है, फिर उसने और क्या कहा? ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। ठीक है, समान नहीं होते, ये बात गलत होगी। समान नहीं होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन नहीं होते हैं। उन्होंने बताया था समान होते हैं और वो उदासीन होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए जो है परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ऑप्शन जो है हमारा ये 3 गलत है, तो हमारा यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में निम्नलिखित में से किस महीने में साहित्य अकादमी के प्रभोज कौर और कर्नल नरिंदर पाल सिंह पर 2 दिवसीय जन्म शताब्दी संगोष्ठी का आयोजन किया था? वो किया था अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितनी ऊर्जा का उपयोग होता है ना? आप इसको निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क कितना हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 1 वाट, है ना। टाइम कितना है? 1 घंटा। यहाँ पे लिख देते हैं 1 वाट, तो कितना हो जाएगा? 1 वाट घंटा। यहाँ सब कुछ 1 वाट घंटा में ही दिया हुआ है, तो आंसर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 वाट घंटा। ठीक है, अगर जूल में दिया होता तो हम इसे जूल में कन्वर्ट कर लेते। जूल में कन्वर्ट करते तो क्या हो जाता? 1 वाट, तो ऐसे वाट को रखे तो जूल पर सेकंड हो जाएगा, तो इसे घंटे को भी सेकंड में कन्वर्ट करते तो कितना हो जाता है? ये 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड करता जूल में आता कितना? 3600 जूल। ऑप्शन तभी हमारा करेक्ट होता है, जूल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई है, ए का एक्स से क्या संबंध है? ए कहाँ पे? ये रहा, ए का एक्स से क्या संबंध है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जो है ए एक्स माइनस वाई एक्स जो है वाई का बेटा है, वाई का बेटा एक्स है। ठीक है, वाई गुणा जेड, वाई जो है जेड का पति है, वाई जो है जेड का पति है, तो ये इसकी वाइफ हो गई, है ना। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मिल गया हमें यहाँ पे। जेड प्लस ए, जेड जो है ए की माँ है, जेड जो है ए की माँ है, ये हमें पता चल गया। ए भाग बी, है ना, क्योंकि हमें ए का नहीं पता है जेंडर, तो हमें ए भाग का भी निकालना पड़ेगा। ए भाग बी, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो हमें यहाँ से इसका भी जेंडर निकल गया। ठीक है, अब पूछा क्या? ए का एक्स से क्या संबंध है? ए का एक्स से क्या संबंध है? ए जो है एक्स का भाई है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को घटाता है ना? वो होता है आर्द्रता में वृद्धि। जब एटमॉस्फेयर में जो है आर्द्रता जब बढ़ेगी तो वेपोराइजेशन की दर घट जाती है।
है ना। हवा की गति में वृद्धि होने पे क्या होता है, जब वो समुद्र के ऊपर से गुजरती है हवा या पानी की सतह के ऊपर से, तो वो अपने साथ हवा को भी अपने उसमें समा लेती है, जिससे उसकी वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है ना, वृद्धि करने पे। तो यहाँ घटने का पूछा था, तो ये घटने वाला केवल यही होगा ना, तापमान में वृद्धि करेंगे तभी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, उसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो वेपोराइजेशन दर होती ही से बढ़ जाएगी। तो ये तीनों ही जो है पहले वाले, ये तीनों ही वाष्पीकरण दर को बढ़ा रहे हैं, जबकि घटाने का पूछा तो आर्द्रता में वृद्धि होने पर घट जाएगी उसकी दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर्सन के दो कथन, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। एक और दो दिए गए हैं, ये कथन स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या सामान्य कारण हो सकते हैं। एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लोगों में मधुमेह होने का मुख्य कारण चीनी का सेवन पाया गया है। ठीक है, ये एक चीज दी गई है। दूसरा क्या, लोग अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थ खाने से परहेज कर रहे हैं। अगर वो परहेज करेंगे तो उनमें मधुमेह रोग थोड़े ना होगा, तो क्या हो जाएगा, एक कारण है। और सेकंड जो है, इसका संभावित प्रभाव तो बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारी स्टेटमेंट दूसरी सही हो जाएगी। दूसरे से हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को डैश कहा जाता है। वो होती है ऊष्मीय वियोजन, है ना। चूना पत्थर CaCO3 थर्मल विघटन होता है ये। तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकीय अंगों में से कौन से विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में सूत्रकणिका दोनों में पाई जाती है, लगभग पादप में ही पाया जाता है, तो ये हो जाएगा गोल्जी उपकरण। नहीं, रसधानी देखिए पादप में जो है बड़ी पाई जाती है और जंतुओं में छोटी होती है, तो विशेष रूप से पादपों में रसधानी भी हो जाएगी। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में होती है। वैसे एग्जैक्टली तो जो सही होना चाहिए था बी और ई होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में बी और ई नहीं है, इनक्लूडेड डी भी है, तो डी भी वो डिफरेंस हो जाएगा। क्यों, ये दोनों ही अलग अलग आकार के होते हैं जंतु और पादप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है। ये पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पदार्थ पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए बने रहते हैं, नहीं, ये लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये पदार्थ परितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, केवल ए और सी हमें सही मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल के साबुन का उपयोग करने की सामान्य दोष है। देखिए कठोर जल आ जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, है ना, की अभिक्रिया के कारण साबुन के मैल का निर्माण होता है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये उसके दोष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होती है ना। जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाए, है ना, ऊपर गिराने से पहले क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है और गतिज ऊर्जा 0 होती है। ठीक है, और जो पृथ्वी पर टच होने से पहले, है ना, पृथ्वी पर टच होने से पहले क्या होता है, उसमें गतिज ऊर्जा जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं फिर से। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी, वो गिरने से पहले, टकराने से पहले, जब वस्तु धरती से टकराने वाली हो। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। गिरते समय एक चौथाई पर नहीं, गिरने के आरंभ में जो है स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो होता है उसका वेरिएशन। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक आयत की भुजा 5:3 के अनुपात में है, इसका परिमाप जो है 112 सेंटीमीटर। इसके आयत का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत बनाए आपके समझने के लिए बस, ठीक है। ये आयत हो गया, एक भुजा है 5 तो लंबी भुजा हो जाएगी 5x, है ना, और छोटी भुजा 3x। इसका परिमाप दिया हुआ है तो इसकी चारों भुजा की लंबाई का, चारों भुजा की लंबाई चौड़ाई का योग, है ना। ये 5x है तो ये वाला भी 5x हो जाएगा, 5x, ये 3x है तो ये 3x है। इन सबको जोड़े कितना हो जाएगा, 10 और 6 16x, है ना। और ये परिमाप है, और परिमाप की वैल्यू कितनी दी है, 112। ठीक है, अब यहाँ से 16 से भाग कर दें तो कितनी बार में चला जाएगा ये, 7 बार में। ठीक है, तो पूछा क्या, इसकी आयत का क्षेत्रफल। आयत की क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये है 49, तो 15 गुणा 49 कर देंगे। ठीक है, 9 5 45, तो तीनों में जो है 5 डिजिट आ रहा है तो हमें पूरी गुणा करनी पड़ेगी। 49 गुणा 15, गुणा करें 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24, और ये हो जाएगा 9 और 4, जोड़ेंगे 9 5 9 4 13, 4 2 6 7, 735 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सी डी ई एफ जी और के वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबके लिए सीटिंग बना दे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बी जो है ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ई के बाईं और तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे जो है बी हैगा। ठीक है, एफ जो है सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एफ जो है सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है। ठीक है, के और एफ के बीच, के और एफ के बीच केवल ई बैठा हुआ है, तो के और एफ के बीच केवल ई बैठा हुआ है, तो ई की हमें जगह पता है, तो एक साइड हो सकता है के हो, एक साइड एफ हो, या हो सकता है के इधर हो, या हो सकता है एफ इधर हो। ठीक है, एक और कंडीशन मिली है हमें, एफ और सी के बीच एक व्यक्ति बैठा हो। ठीक है, ये हमें कंफर्म मिला है कि सी के बाईं ओर ही एफ होगा दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो अगर यहाँ होगा तो सी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो अगर हम सी को इधर रखेंगे तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि इधर के हो, जबकि के या तो के होगा इधर या एफ होगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा, हम सी को इधर रखें तो क्या हो जाएगा, सी के बाएं और दूसरे स्थान पर एफ, तो ये एफ की ये जगह कंफर्म होगी। इसका मतलब ये होगा कि के यहाँ पर है हमारा। ठीक है, बाकी चेक करें, बी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो है बी का निकटतम पड़ोसी, तो डी यहाँ पे नहीं है, डी यहीं पर होगा। एक खाली जगह बची है, खाली जगह में कौन है, बी हो गया है, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया है, एफ हो गया, जी, ये हो गई खाली जगह जी के लिए। जी के दाईं ओर से गिनने पर, जी के दाईं ओर से गिने तो जी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, एफ ये रहा, मिलेंगे कितने, 2 व्यक्ति। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस द्रव को डैश कहते हैं, वो उसका क्वथनांक पॉइंट होता है। ठीक है, गलनांक पॉइंट, जब कोई वस्तु उस पॉइंट पर गलना शुरू कर देती है ना। और त्रियक पॉइंट क्या होता है, त्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर जो है, जैसे हम पानी को ले लें तो वो तीनों ही कंडीशन में मिलेगा, ठोस में भी मिलेगा, द्रव में भी मिलेगा, और गैसीय अवस्था में भी मिलेगा, तो इसीलिए उसे ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। आप इस टेम्परेचर को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और होता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होता है कि जो है जो द्रव होता है, जैसे पानी ले लें तो पानी सीधे जो है द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसमें जो लेटेंट हीट होती है वो 0 हो जाती है इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें देखना है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होती है क्षमता उतनी अधिक होती है।
फोकस और क्षमता का क्या रिलेशन होता है, पी बराबर होता है 1/f। इसका मतलब है अगर फोकस को बढ़ाएंगे तो क्षमता जो है घट जाएगी, या फोकस को कम करेंगे तो क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पे क्या कहा, अधिक हो रही है ना, फोकस दूरी बढ़ाती है और क्षमता भी बढ़ा दी, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ये बात बिल्कुल सही है। फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी कम होगी, तो यहाँ पे देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, दूरी बढ़ा फोकस दूरी बढ़ाने पे क्षमता कम हो रही है, जबकि इसमें नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, निषेचन के बाद अंडाशय एक बीज के रूप में विकसित होता है, नहीं बीज के रूप में नहीं, एक फ्रूट के रूप में विकसित होता है ना, फल। ठीक है, निषेचन के बाद युग्मनज में किसी भी विभाजन में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, किसी विभाजन में है ना, बिना किसी विभाजन के, बिना नहीं, विभाजन में भ्रूण का निर्माण होता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। निषेचन के बाद बीजांड फल के रूप में विकसित होता है, बीजांड फल के रूप में नहीं, बीजांड बीज के रूप में विकसित होता है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। चौथा हमारा वैसे ही हो जाएगा ना, आगे पढ़े तो। उपयुक्त वर्तिकाग्र पर परागकण से पराग नलिकाएं निकलती हैं और वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय तक पहुंचती हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको मैं बनाऊं तो ठीक है, ये होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये होती है पराग नलिका या वर्तिका जिसे बोलेंगे। ठीक है, वर्तिका हुई, और इसके अंदर है ना, ओवरी के अंदर होता है अंडाशय, अंडाशय। ठीक है, तो परागकण जो है यहाँ पे पहुंचता है, और यहाँ से पहुंचने का वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुंचता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर की कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, तो सभी परावर्तित किरणें कहाँ प्रतिच्छेदित होंगी, वो सारी की सारी उसके मुख्य फोकस पर होंगी, है ना। ये बनाइए अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गई, तो कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तित, परावर्तित होने के बाद वो उसके फोकस से होकर गुजरती है ना, तो परावर्तित होकर कहाँ प्रतिच्छेदित होती है, वो उसके फोकस, मुख्य फोकस पर गुजरती है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 42 है, उनमें से एक संख्या दूसरे से 18 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं को एक संख्या मान लिया, दूसरी संख्या मान ली y, तो दोनों का योग हो गया 42, है ना। एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, या हम क्या है, तो दोनों संख्याओं का अंतर मिल गया हमें 18, वो जोड़ देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। ठीक है, बड़ी संख्या, देखिए बड़ी संख्या को निकालना है, आप मैं लॉजिक बताता हूँ, 8 2 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, भाग करेंगे, x की वैल्यू आएगी 30, यही हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। आप दूसरी को ना भी निकालते, क्यों, x में से हमने y को घटाया, है ना, तो हमने ये मान लिया कि x ही वो बड़ी संख्या है, तभी हमने उसमें से y को घटा पाए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। सभी संख्याएं केवल एक अक्षीय संख्याएं हैं। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 12वें अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12वां अंक हो गया। दाएं से दूसरे अंक का योग, दाएं से दूसरा अंक, पहला दूसरा, ये हो गया। योग करना है तो 7 से कितना हो जाता है, 13, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए। डी का नंबर होता है 4, जी का होता है 7, जे का 10, एम का 13, तो डिफरेंस 3 3 का आ रहा है, तो अगला 3 का कितना हो जाएगा, 16, 16 किसका नंबर होता है, पी का केवल एक ही दिया है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए।
तो फिर से यहाँ पे बी का नंबर होता है 22, टी का होता है 20, आर का 18, पी का 16। सब में दो दो का डिफरेंस है तो अगला दो का डिफरेंस हो गया 14 हो जाए। 14 किसका नंबर होता है? एन का। एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे भी है। दूसरा डिजिट भी चेक करना पड़ेगा। वाई का नंबर होता है 25, डब्ल्यू का होता है 23, यू का होता है 21, एस का होता है 19। तो यहाँ पे भी दो दो का डिफरेंस है तो अगला दो का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17। 17 किसका होता है? क्यू का। तो एन के बाद आएगा क्यू, वो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन के दो समस्थानिक रूप जिसका द्रव्यमान 35U और 37U है प्रकृति में निम्नलिखित में किस अनुपात में पाए जाते हैं? है ना, ये जो है लगभग 75% है और ये लगभग 25% है ना। लगभग 25% से कम होता है लेकिन आप लगभग मान के चलिए। तो इनका अनुपात पूछा है तो अनुपात क्या आएगा? 25 से भाग करें 3:1 का आ जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किस सरकार ने अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 पारित किया? वो किया पश्चिम बंगाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।